उत्तरकाशी फिर संकट में है दगड़ियों। अब यमुना घाटी में कहर है। आधा किलोमीटर लंबी झील ने निगला स्याना चट्टी। जी हां दगड़ियों, उत्तरकाशी की पीड़ा हर्षिल के बाद अब यमुना घाटी में तबाही। अस्थायी झील ने उजाड़ा बसा बसाया संसार। बताने जा रहा हूं आपको पूरी खबर, दिखाने जा रहा हूं आपको वो तस्वीर डराने वाली खबर। एक बार फिर चिंता को बढ़ा देने वाली दगड़ियों ये है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तरकाशी एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया। यह सिर्फ एक कुदरती आपदा नहीं है, यह एक प्रशासनिक विफलता, पूर्व चेतावनी तंत्र की असफलता, सिस्टम की गहरी संवेदनहीनता की कहानी है। यह समझ लीजिए जो मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं दोस्तों। पहले हर्षिल, अब यमुना घाटी। सवाल उठता है कि आखिर कब तक उत्तरकाशी के लोग प्रकृति और प्रशासन के दोहरे प्रहार का शिकार बनते रहेंगे। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं जिस खतरे के बारे में बात करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वह है क्या, कितनी बड़ी चुनौती है। पहाड़ पर पहाड़ जैसी चुनौतियों की बात करता हूं, वो यही है, वो ऐसी ही होती हैं दोस्तों। इस इलाके की आप पुरानी तस्वीर देखेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या खूबसूरत गांव है, कस्बा है। इस गांव की, इस कस्बे की बस एक ही गलती है, वो गलती यह है कि यह नदी के किनारे है। और हां दोस्तों, इसकी खूबसूरती इसी नदी ने बनाई और आज बिगाड़ भी उसी नदी का पानी रहा है। यमुनोत्री राजमार्ग पर स्थित स्याना चट्टी कस्बा अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है दगड़ियों। यहां एक अस्थायी झील बन चुकी है जिसने इलाके की तस्वीर को बदल दिया है। यह कोई छोटी झील नहीं है। आधा किलोमीटर का इलाका, यानी कि आधा किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी झील ने पूरा कस्बा निगल लिया। जहां पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां सिर्फ डर और सन्नाटा है दगड़ियों। जहां पहले लोग घरों से निकलकर स्कूल, बाजार, मंदिर जाया करते थे, वहां नाव चलाने तक की जगह नहीं बची है। होटल, मकान, स्कूल, पुल सब जलमग्न, सब कुछ पानी में डूब चुका है। बाकी मैं क्या कहूं और कैसे कहूं, मेरे अगल बगल और पीछे चलती ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है दगड़ियों। नैनीताल देखा होगा आपने, अब तो टिहरी में भी बड़ी झील बन गई। ये झील प्राकृतिक नहीं है, यह सिस्टम की निष्क्रियता से जन्मी हुई त्रासदी है, जो मुझे लगता है। आगे आपको बताऊंगा कैसे और क्यों इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा दगड़ियों। कोपड़ा और कुंसाला जैसे गांव पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। झील हर पल बढ़ रही है मतलब पानी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ बढ़ रहा है डर। सैकड़ों लोग रातें जागकर काट रहे हैं दगड़ियों, बिता रहे हैं दगड़ियों, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगली सुबह उनका घर होगा या फिर नहीं। एक और झील का फैलाव, दूसरी ओर प्रशासन का ढुलमुल रवैया, ये मिलकर स्थानीय लोगों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। दोस्तों, यहां आपके मन में एक सवाल होगा, बल कि झील कैसे बनी। पहले आपको बता देता हूं, इस त्रासदी के पीछे की वजह बनी एक प्राकृतिक झील। जी हां, प्राकृतिक झील आप समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं है। एक प्राकृतिक नाला है। प्राकृतिक नाले की वजह से झील बनी है, जिसे हम अपनी स्थानीय भाषा में गधेरा कहते हैं। उस गधेरे ने एक झील बना दी दगड़ियों। इस गधेरे के मलबे ने यमुना नदी के प्रवाह को रोक दिया, जिससे नदी ने दूसरी दिशा में बहना शुरू कर दिया और वही पानी झील में तब्दील हो गया। वही पानी आज जा रहा है। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। पहले से संकेत मिल रहे थे कि बहाव असामान्य हो रहा है, पर न तो चेतावनी जारी की गई और न ही कोई कार्रवाई। तो दगड़ियों, अब जब कस्बा डूब चुका है, तब जाकर सरकार और प्रशासन जागे हैं दगड़ियों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के निर्देश दिए। पर एक सवाल पूछना जरूरी है, जिसे मैं पूछना चाहता हूं। जब ये झील बनने लगी थी बल, तब कहां थे बल ये आदेश और निर्देश? क्या उत्तरकाशी के लोग तब तक मरते रहेंगे जब तक राजधानी देहरादून से कोई फाइल पास नहीं होगी, शायद नहीं होगा, कोई निर्देश या आदेश नहीं जाएगा? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन मैदान में है, लेकिन
जब प्रशासन कह रहा है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं, 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, तो इसकी तारीफ भी होनी चाहिए कि ठीक है आप लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब संकट हजारों पर मंडरा रहा है तो फिर 100-150 लोगों की सुरक्षा पर्याप्त नहीं लगती। दगड़ियों कहीं ना कहीं ये राहत का काम फॉर्मेलिटी ज़्यादा लगता है, क्योंकि न योजना है न तैयारियां हैं। जिलाधिकारी की बात करूं, प्रशांत आर्य स्मार्ट कंट्रोल रूम में हालात की निगरानी रख रहे हैं। बल अब ये तकनीकी पहल सराहनीय हो सकती है कि देखिए जिलाधिकारी नजर रख रहे हैं सीधे एक रूम से, लेकिन क्या एक स्क्रीन पर बाढ़ का नक्शा देखा जा सकता है? उन लोगों की पीड़ा को महसूस किया जा सकता है जिनके घर बह चुके हैं या डूब चुके हैं या टूट चुके हैं? क्या कंट्रोल रूम से किसी बच्चे की चीख सुनाई दे सकती है? दगड़ियों, ये सोचने वाली बात है कि ये पहली बार नहीं है जब यमुना नदी को चैनलाइज करने की बात कही गई हो। पहले भी सरकारी योजनाएं बनी, बजट भी स्वीकृत हुआ, चैनलाइजेशन का दावा किया गया, लेकिन अभी की स्थिति बताती है या तो वो काम पूरा नहीं हुआ या किसी तरीके से अड़चनें उसमें आई या फिर वो काम किया ही नहीं गया। बहाव इतना तेज नदी का है, यमुना फिर से बेकाबू हो गई, तो क्या ये मान लिया जाए कि हमारे सिस्टम में नदियों को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कि कैसे जब नदियां उफान मारेंगी या नदियां उन इलाकों में चोट करेंगी, गांव कस्बे जहां डूब जाएंगे, तब क्या करना चाहिए? सियाना चट्टी के लोग सिर्फ घर नहीं खो रहे दगड़ियों, वो अपनी पहचान, अपना भविष्य और अपने सपने सब डूबता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बुजुर्गों की दवा नहीं आ पा रही हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। अधिकारी सिर्फ बयान देते हैं। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट कहा जा रहा है, कहा जा सकता है, लेकिन लगता नहीं है। एक इंसानी त्रासदी है दगड़ियों, जिसका हल कागजों में नहीं है, जमीनी स्तर पर होना चाहिए, जमीन पर जाना चाहिए। अब जिलाधिकारी साहब एक रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हो स्क्रीन पर देखकर, लेकिन अगर वो जमीन पर होते तो उसका बेहतर असर होता है, लोगों पर भरोसा और उम्मीदें ज़्यादा जगती कि हाँ देखिए जिलाधिकारी हमारे बीच में है। अब देहरादून से तो कोई भी कुछ भी कह देगा। बल आज सवाल पूछने का वक्त है दगड़ियों, चुप रहने का नहीं है, और सवाल होना भी चाहिए। पहाड़ के लोगों को सवाल करना चाहिए। यमुना घाटी में निगरानी तंत्र क्यों नहीं था? मैं भी कर रहा हूं सवाल। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तब तक क्यों नहीं भेजे गए जब संकेत मिल रहे थे कि हाँ ये इलाका डूब जाएगा? थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ, जब पूरा इलाका डूब चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तब जाके भाई राहत सामग्री, बचाव दल, ये सब चीज़ें। जो चैनलाइजेशन की बात होती है, जिस पर बजट आता है, वो बजट कहाँ जाता है? बल कौन खाता है? बल उसको कितने गांव और हैं? क्या सिस्टम ने कभी ये सोचने की जहमत उठाई? चिंतित है सिस्टम उनको लेकर कि वो भी कल इसी तरह से डूब सकते हैं या तबाह हो सकते हैं जैसे धराली हुआ, जैसे ये इलाका हो रहा है? अब सिर्फ राहत नहीं दगड़ियों, जवाबदेही चाहिए। लेकिन वो कैसे और कब होगी बल कोई नहीं जानता। उत्तरकाशी के लोगों को अब राशन, टेंट या कंबल का भरोसा नहीं चाहिए दोस्तों। अगली बार कोई हर्सिल या फिर सियाना चट्टी न डूबे, उन्हें चाहिए एक स्थायी समाधान। समाधान बनाने वालों के कानों में आवाज जानी चाहिए, योजना बनाने वालों के कानों में आवाज जानी चाहिए कि कागज पर नहीं जी, जमीन पर आपका काम दिखाई दे। सरकार को अब सिर्फ आदेश नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए दगड़ियों। अगर अभी नहीं चेते तो फिर गजब हो जाएगा। अगली बारी किसी घाटी, किसी और कस्बे की हो सकती है, अब और नहीं। अब पानी ही नहीं बहता, अब इंसानी जिंदगियां बह रही हैं नदियों में। हर बार की तरह अगर हादसा होता रहा, ऐसी ही स्थितियां रही, एक प्राकृतिक आपदा कहकर मीडिया की सुर्खियां बना और फिर सब खत्म। इन सब के दोषी हम सब होंगे दगड़ियों। सिर्फ सरकार नहीं होगी, समाज भी होगा, मीडिया भी होगा, मैं और आप भी हो सकते हैं। उत्तरकाशी की आवाज़ बनना होगा और पूरे पहाड़ के उन इलाकों की आवाज़ बनना होगा, सवाल करना होगा और दबाव बनाना पड़ेगा कि हाँ इन इलाकों में खतरा है।
और दिखाना भी पड़ेगा। हर जगह तो सरकार जा भी नहीं सकती, क्योंकि आज जहां ये स्थिति है कल कहीं और हो सकती है। कहीं कोई और इलाका डूब रहा होगा, कहीं और धराली तबाह हो रहा होगा, क्योंकि स्थायी योजना नहीं है, रणनीति नहीं है। सिस्टम तब जागता है जब तबाही आ जाती है, जब इलाका डूब जाता है। हम लोग देखें, हम धराली में भी देखे, उससे पहले भी धराली वाला जो इलाका है वो डेंजर जोन में था, लेकिन नहीं। अभी जिस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ, इस इलाके में थोड़ा 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 करके पानी जमा हुआ होगा और अभी बड़ी झील बन गई। जब थोड़ा पानी था तो कोई नहीं जागा, अब जब घर डूब गए हैं तब लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुँच रही हैं। तो सोचना होगा, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर भेजिएगा दगड़ियों कमेंट के जरिए, और साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग योजनाएं बनाते हैं, नीति नियंता है, निर्देश देते हैं, ताकि एक कुछ ऐसी योजना बनाए जिससे कि स्थायी समाधान मिल जाए इन परेशानियों का। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड दगड़ियों।